हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्टेमिस आईएएस। और आज हम फिर लेके आए हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज। टुडे इज 23rd ऑफ जनवरी 2025 एंड आई होप आपको लास्ट लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे एंड स्पेशली दिस पीडीएफ फॉर्मेट which is really helpful in UPSC preparation, especially in the mains. So, without wasting our time, let's get started. So, आज हमारे इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं और आज 3 आर्टिकल्स आए हैं। सो विल स्टार्ट। सो पहला आर्टिकल है हमारा, वाई न्यूट्रल एक्सपर्ट्स डिसीजन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी इज अ विन फॉर इंडिया। सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इट्स वेरी मच इन न्यूज़ दीज डेज। और हम देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई है, इंडिया पाकिस्तान के बीच किस चीज़ के बीच का डिसएग्रीमेंट है। सो लेट्स सी कॉन्टेक्स्ट क्या है। द न्यूट्रल एक्सपर्ट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ruled in favor of India's competence in designing the Kishanganga and Ratle hydroelectric projects in Jammu and Kashmir. So जो इंडस वाटर ट्रीटी के न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इंडिया के फेवर में डिसीजन दिया है कि इंडिया कैन गो अहेड विद इट्स किशनगंगा एंड रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो डिसीजन आया है, इट वैलिडेट्स इंडियाज पोजीशन अमिट्स पाकिस्तान ऑब्जेक्शन। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा ही हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्शन है वो इस पे काफ़ी हद तक रहेगा और रहा है। एंड और ये जो हमारी रीजनल वाटर ट्रीटी जो है, शेयरिंग वाटर शेयरिंग ट्रीटी, इस पे काफ़ी इफेक्ट डालेगा। सो पहले देखते हैं कि इन दिस वाटर ट्रीटी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। तो इट वाज साइंड इन 1960 एंड इट वाज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो उस समय वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएशन किया था और इंडिया और पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को साइन किया था। द ट्रीटी गवर्न्स वाटर शेयरिंग ऑफ 6 रिवर्स इन द इंडस बेसिन। अब 6 रिवर्स को, जो 6 रिवर्स हैं, उनको कैसे बांटा गया है कि आप एक दूसरे से वाटर शेयरिंग करेंगे। तो देखते हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं हमारी, जो कि हैं रवि, ब्यास एंड सतलेज, वो इंडिया के अंदर आई हैं। इंडिया उस पर राइट यूज करता है, इंडिया हैज द राइट्स। पाकिस्तान के अंदर आई हैं इंदस, झेलम एंड चिनाब। अब प्रीलिम्स के आप याद कर सकते हैं कि किस तरीके से आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमेशा पाकिस्तान को डांटता है। तो आईसीजे कम्स अगेंस्ट द इंदस, झेलम एंड चिनाब फॉर पाकिस्तान। और जो बाकी बची रवि, ब्यास एंड सतलज, दे कम अंडर इंडियाज टेरिटरी, राइट। सो हमें याद रखना है पाकिस्तान के अंदर कौन सी रिवर्स आती हैं। पाकिस्तान किन पे राइट रखता है? Indus, Jhelum and Chenab, and the mnemonic is ICJ. India has the right over eastern rivers, that is Ravi, Byas and Satluj. So Article 3 mandates India to let the western river flow unrestricted to Pakistan. तो जो आर्टिकल 3 है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो इंडिया को मैंडेट करता है, यानी कि इंडिया के लिए ज़रूरी है कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो करें। कहाँ? पाकिस्तान में, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड यूजेस। अब हम ये स्पेसिफाइड यूजेस देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक यूजेस हैं, कि कब इंडिया इस पानी को रोक सकता है या फिर इस पे अपना कुछ बना सकता है। किसकी रिवर्स पे? जो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। लेट्स सी, अब इसी बात का डिस्प्यूट है। अब देखते हैं डिस्प्यूट क्या है। सो पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू फीचर्स इन इंडियाज रन ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट, क्लेमिंग वायलेशंस ऑफ ट्रीटी क्लॉजेस रिगार्डिंग गेटेड स्पिलवेज एंड पॉन्डेज। अब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया किस पे? जो मैंने आपको भी बताया ना कि एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड यूजेस। तो इन स्पेसिफाइड यूजेस के अंदर इंडिया वेस्टर्न रिवर्स यानी कि आईसीजे पे क्या यूज कर रहा है, क्या बना रहा है इंडिया? हम बना रहे हैं इस पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। अब व्हाट इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आर हाइड्रोइलेक्ट्रिक सिस्टम्स that use the natural flow rate of water to generate power. अब जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए, वेट अ मिनट, मान के चलिए आपकी ये आपका यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, राइट, और ये इसका नेचुरल फ्लो है। मान के चलिए आईसीजे में से कोई भी रिवर है, ये इंडस रिवर है, चिनाब है या झेलम है, कोई भी रिवर है। तो ये जो नेचुरल रिवर है, इंडिया है ना इसको रोकेगा ना इसमें कुछ ऑल्टर करेगा। यहाँ पे हम छोटी छोटी माइक्रो टरबाइंस लगा सकते हैं इस रिवर के बीच में और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, राइट। तो ये हमारे छोटे छोटे माइक्रो जो जनरेटर्स हो गए, जो आपके टरबाइंस हो गए, ये क्या हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं।
और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के। ठीक, तो हम इसमें कोई भी ट्रीटी वायलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 मैंडेट करता है to let the western rivers flow unrestricted to Pakistan except for specified uses. So these are some specified uses, right? Specified uses क्या हैं? Allowing infrastructure for energy generation without obstructing the flow of water. तो हमने देखिए, हमने पानी छोड़ा है, पानी अन अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है। हम उस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर। हम ऑब्स्ट्रक्ट कैसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग द नेचुरल फ्लो। हम वहाँ पे डैम नहीं बना रहे हैं, और हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं डैम लाइक कि वहाँ पे हम पानी को रोकें, राइट? तो वी आर वेल विद इन दी ट्रीटी ऑब्लिगेशन। सो अब इस पे जो न्यूट्रल एक्सपर्ट, दोनों कंट्रीज ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के बुठाया, उनका नाम है माइकल लीनो। सो माइकल लीनो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं, एंड ही सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन। ठीक है, उन्होंने इंडिया की पोजीशन को सपोर्ट किया है। एंड डिजाइन कॉम्पिटेंस फॉर द किशन गंगा एंड राटले प्रोजेक्ट्स रिजॉल्विंग मल्टीपल कंटेंशंस पॉइंट। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया अपनी जगह पे ठीक है, इंडिया ने जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाया है, it is well within its treaty obligation, and it allows infrastructure for energy generation without obstructing the water flow, right? I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया एज अ कंट्री हम चाहते हैं कि भाई हम अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दें, अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें, ना कि हम इन ऐसे झगड़ों में लग रहे हैं। पाकिस्तान की हमेशा आदत रही है कि हर चीज में उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है। तो इंडिया कॉल्स फॉर इंडस वाटर ट्रीटी मॉडर्नाइजेशन। इंडिया इशूड नोटिस टू पाकिस्तान इन जनवरी and September of 2023 for reviewing and modifying the treaty under Article 9 Clause 3, and it cited reason, क्या reason cite की इंडिया ने, कि भाई population growth हो गई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लीन एनर्जी का डिमांड है, क्लीन एनर्जी की नीड है, और इसीलिए 1960 की ट्रीटी स्टैंड्स आउटडेटेड। आज के हिसाब से ये आउटडेटेड है, राइट? क्लीन एनर्जी कैसे? अब जो भाई हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में जो मैंने आपको बताया, वो हम वाटर भी आपका नहीं रोक रहे हैं, ठीक है, और हम उससे ही शांति से अपनी बिजली भी बना रहे हैं। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, उसको तो हर चीज से प्रॉब्लम होगी, राइट? तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है हमारा न्यूट्रल एक्सपर्ट वाला, वो समझ में आया होगा। आपको इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आई होगी। आपको किशन गंगा और राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और कैसे जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है, उन्होंने इंडिया के साथ में डिसीजन दिया इंडिया की तरफ, और ये 1960 में साइन की गई थी ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट कराया था, और वाटर शेयरिंग की गई है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स की, आपको याद रखना है, राइट? सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रेंच फ्राइज ग्रोन इन इंडिया। अब ये कुछ इकोनॉमी एक्सप्लेन्ड है, देखते हैं इसमें हम। सो आर्टिकल 2 इज फ्रेंच फ्राइज ग्रोन इन इंडिया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो इंडिया हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम एन इम्पोर्टर टू एन एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेंच फ्राइज। पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्रेंच फ्राइज को, एंड थैंक्स टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग ग्रेट पोटैटो वेराइटीज। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और स्पेशलाइज्ड पोटैटो ग्रेट, जो हमारे एग्रीकल्चर में जो बूम आया है, उसको हम इसका थैंक्स देते हैं, राइट? सो गुजरात बेस्ड एक हाइफन फूड्स है, इट प्लेड अ पिवटल रोल इन दिस सक्सेस। सो अब इंडिया का पोटैटो लैंडस्केप देखते हैं। what is the annual production? It is 60 million tons, largely for टेबल कंजम्पशन, मतलब हम खाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं अभी तक, और 60 मिलियन टन्स हमारा एनुअल प्रोडक्शन है। नाउ द प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो कौन से होते हैं? जो फ्राइज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो गोल्डन कलर की, जो फ्राइज का एक यूनिक टेक्सचर, कलर और एक स्मेल आती है, वो प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो से ही आती है। और उनकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि लो मॉइस्चर 20 to 23% और यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए उनका। अब सप्लाई चेन में क्या इंपॉर्टेंट है? पहला है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि आपका ये फार्म है, मैं कंपनी हूँ, मान के चलिए मैं हाइफन फूड्स हूँ, मैंने आपको कुछ सर्टिफाइड सीड्स दिए। सर्टिफाइड सीड्स क्या होते हैं? जिनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है? फिर हम कभी देखेंगे कि न्यूक्लियर सीड्स क्या होते हैं, और क्या सीड्स होते हैं, हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि सर्टिफाइड सीड्स क्या होते हैं। इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, राइट? और जो कंपनीज होती हैं, ये सर्टिफाइड सीड्स प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को। फार्मर उनको अपने खेत में बोते हैं, ठीक है, वो उनको ग्रो करते हैं, और जो फसल आती है, वो जो हाइफन फूड जैसे कंपनी है, वो उनको
खरीद लेती हैं, दे बाय बैक प्रोड्यूस एट गारंटीड प्राइसेस। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है किसके लिए? कंपनीज के लिए, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि भाई उनका सोर्स कहाँ से आ रहा है, जो उनका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से वो ले रहे हैं, उसमें भी एक गारंटी है। और फार्मर्स के लिए भी एक पास एक फाइनेंशियल गारंटी है कि भाई उनका प्रोड्यूस खरीदा जाएगा। सो पटेटोज आर ग्रोन इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अब इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। So plants like Hyphens in Gujarat processes potato into globally competitive fries. अब हम फ्राइज बनाते हैं और अपना एक्सपोर्ट करते हैं, और हम इसमें stringent क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखते हैं, राइट। एंड इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन कलर, शेप एंड फ्राइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि हम इसको ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव रखते हैं। फिर बनाने के बाद वी एक्सपोर्ट देम। इंडिया नाउ एक्सपोर्ट्स फ्राइज इनटू साउथ ईस्ट एशिया, द मिडिल ईस्ट, यूरोप, एंड competing on prices and quality, right? अब इसमें मेन चीज़ें क्या हैं? सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। सो एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एरोपोनिक्स, टिश्यू कल्चर, इट improves yields and reduce costs, bolstering India's edge in global market। अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन सी? टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक्स। अब देखिए एरोपोनिक्स क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स तो आपने सुना होगा कि हम पानी के सोल्यूशन में अपनी फसल को उगाते हैं। व्हाट इज एरोपोनिक्स? तो एरोपोनिक्स में मान के चलिए कि ये आपका प्लांट है, राइट। ये आपके कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है। और इनको हम एक मिस्ट सोल्यूशन में, मान के चलिए यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है। मिस्ट यानी कि ये भाप छोड़ती है, एयर मॉइस्चर्ड एयर छोड़ती है। और इस मॉइस्चर्ड एयर में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को आपके प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक एक कंडीशन दी जाती है, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, राइट। तो दिस इज एरोपोनिक्स। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आप मान के चलिए इस प्लांट का आपने एक टिश्यू निकाला, उसको आपने कल्चर किया, उसको बढ़ाया, तो उससे आपके नए प्लांट्स निकले। अब हमने ऐसा क्यों करा? हम बीज भी तो बो सकते थे, नहीं। बीज बोते तो देर मस्ट बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक तरीके की हमने उसी प्लांट की लगभग लगभग बोल सकते हैं आपको 100%, 99% हमने उसके जीन्स को सुरक्षित रखा, और वैसा ही प्लांट हमने आगे प्रोजनी बढ़ा दी, राइट। सो हम साइंस एंड टेक के लेक्चर में देखेंगे कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए व्हाट इज एरोपोनिक्स, कि आपने एक मिस्ट सोल्यूशन में, मतलब इन्वायरमेंट में आपने एक एक तरीके से आपने प्रेशराइज्ड गैस रिलीज की, उस गैस में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और उस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स की रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो इट रिड्यूसेस import dependency, it enhances farmers income, and it aligns with the make in India initiative। import dependency कैसे? कि पहले भाई हम जो अपने फ्रेंच फ्राइज थे वो हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर enhancing our farmers income, ठीक है। एंड इट अलाइंस विद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो ये हमारे लिए कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, राइट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड आर्टिकल, दैट इज टाइगर्स एज गिफ्ट्स, प्रेसिडेंट्स फॉर प्रॉब्लम्स विद आइडिया mooted बाय नेपाल्स ओली। अब नेपाल क्या कर रहा है, वो एक डिप्लोमेसी के तहत उसके पास टाइगर्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, और वो अब टाइगर्स को एज अ गिफ्ट दे रहा है फॉरेन डिप्लोमेट्स को, राइट। देखते हैं क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो नेपाल is experiencing a 296% increase in tigers population, 120 in 2009 to 355 in 2022। इतनी ज़्यादा population बढ़ गई है। And now Nepal is proposing gifting surplus tigers as diplomatic gestures। अब टाइगर क्या समझ रहा है, नेपाल क्या समझ रहा है कि टाइगर्स नहीं, कोई आपके कोई यील्ड है, कोई प्रोड्यूस है, कोई प्लांट्स हैं कि सरप्लस हो गया तो हम बांट देते हैं। सो इट हैज स्पार्क्ड सम डिबेट्स ओवर एथिक्स, कंजर्वेशन चैलेंजेस एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो इस पे काफी ज्यादा एक हीटेड डिबेट बन गई है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं भाई, कॉलोनियल एरिया में क्या था जब ब्रिटिश का राज था, तो नेपाल्स राणाज, दे होस्टेड ब्रिटिश एलिट्स फॉर टाइगर हंटिंग। वो टाइगर का शिकार खिलवाते थे, और उससे ही पॉपुलेशन कम हो गई टाइगर्स की इतनी हद तक। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिया एंड नेपाल एक्सचेंज्ड एलिफेंट्स एंड राइनोज एज अ सिंबल ऑफ गुडविल। हमने भाई एलिफेंट्स और राइनो को एक्सचेंज किया। नाउ टाइगर्स वर रेयरली गिफ्टेड, क्यों? कभी गिफ्ट किए ही नहीं जाते थे, क्योंकि भाई उनका जो कंजर्वेशन है बहुत यूनिक चैलेंजेस को लेके आता है। देखते हैं इश्यूज क्या है इनमें। सो सबसे पहले अपना कंजर्वेशन चैलेंजेस। सो टाइगर रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज एंड इंट्रिकेटेड केयर। अब जो टाइगर है वो एपेक्स प्रेडेटर है, और वो अपनी टेरिटरी को
बनाता है, राइट? तो उसको बड़ी टेरिटरी चाहिए, उसको इंट्रिकेट केयर चाहिए, जो उसके कब्स होते हैं और उसको खुद को जो मेटिंग होती है उनकी बहुत सारे इंटीग्रेट जो आपकी इंटीग्रेट केयर चाहिए होती है उनको, ठीक है? इट मेक्स देम अनसूटेबल फॉर डिप्लोमेटिक गिफ्टिंग, तो दे आर अनसूटेड, राइट? कंसर्न्स क्या है? तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि जू में जो रखते हैं और इनब्रीडिंग करते हैं, तो उससे उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो सब खत्म हो जाती हैं। अब जू में रखते हैं टाइगर्स को, उन वहाँ पे इनब्रीडिंग कराते हैं, तो उससे डिसीजेज बढ़ती हैं इनब्रीडिंग से, राइट? और आप जू में उनको रखते हैं तो वो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट खत्म हो सकती हैं। अब ग्लोबल नॉर्म्स क्या है? सो इंटरनेशनल लॉज लाइक यूएस बिग कैट पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ 2023, इट बैन्स प्राइवेट बिग कैट ओनरशिप, राइट? तो प्राइवेट बिग कैट ओनरशिप का ये बैन करता है। Globally, animal diplomacy often avoids apex predator. It avoids apex predator क्यों? टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, राइट? मान के चलिए टाइगर कहीं ऐसी जगह पे, मान के चलिए हमने टाइगर को भेज दिया। अब नेपाल ने टाइगर को कहाँ दे दिया? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एपेक्स प्रेडेटर ऐसा कुछ खास है नहीं। अब एपेक्स प्रेडेटर कौन पहुंच गया? टाइगर। तो इट विल किल ऑल द कंगारूज, तो कंगारूज पे एक बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, तो वहां की कंगारू पॉपुलेशन कम हो जाएगी। सो जनरली इन ग्लोबल एनिमल डिप्लोमेसी वी ऑफन अवॉइड एपेक्स प्रेडेटर्स लाइक टाइगर्स, राइट? देन नेपाल्स ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। अब नेपाल ऐसा कर क्यों रहा है? सो नेपाल के ना 2023 में नेपाल में 40 ह्यूमन डेथ्स हो गई थी, ठीक है? 40 लोगों की डेथ हो गई थी। इट हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग हैबिटेट मैनेजमेंट एंड ट्रांसलोकेशन रादर देन गिफ्टेड टाइगर्स। तो अब भाई, अब आप मान के चलिए वहां पर 40 डेथ्स हो गई, तो इसका मतलब आप टाइगर्स को कहीं इधर कहीं भेज दोगे? दिस इज नॉट द राइट वे। आपको वहां पे हैबिटेट मैनेजमेंट करनी चाहिए और उनका एक सूटेबल ट्रांसलोकेशन करना चाहिए ऐसी फार फ्लंग एरिया में जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट थोड़ी कम हो, ठीक? अब उनको गिफ्ट नहीं करना है। नाउ व्हाट आर द प्रपोजल्स फॉर पॉपुलेशन मैनेजमेंट? तो क्या नेपाल को हम क्या प्रपोजल दे सकते हैं? तो इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग नेपाल कुड एक्सप्लोर साइंटिफिक ट्रांसलोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक ट्रांसलोकेशन। अब नेपाल में भी बहुत अच्छी ज्योग्राफी है कि ऐसी जगह पे हम भेज सकते हैं जहाँ पे लोग कम रहते हो, हैबिटेट उनका एक्सपेंड करें हम, ठीक है? इको टूरिज्म बढ़ाएं, इको टूरिज्म बढ़ाएंगे तो लोगों में भी एक वो आएगा कि हमें टाइगर को रखना चाहिए, लोग आएंगे वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, राइट? एंड इट विल बैलेंस टाइगर कंजर्वेशन विद ह्यूमन नीड्स। तो हमने अपने तीनों आर्टिकल आज देख लिए। एक था हमारा ये वाला जो अभी हमने पढ़ा, टाइगर पॉपुलेशन वाला, नेपाल वाला। एक हमने पढ़ा फिर फ्रेंच फ्राइज वाला, कि हाउ इंडिया इज बिकमिंग अ नेट एक्सपोर्टर इन फ्रेंच फ्राइज। और एक हमने पढ़ा भाई अपना इंडस वाटर ट्रीटी का, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, राइट? अब हम देखते हैं कि जो हमने ये तीनों आर्टिकल पढ़े, इनकी रेलिवेंस क्या है यूपीएससी सिलेबस में, या आप नोट करके रख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। सो पहला है जीएस पेपर वन में कैसे यूज कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी में। तो चैलेंजिंग जो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स है और एग्रीकल्चर है, आप उस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसे डायनेमिक्स क्या होंगे, एग्रीकल्चर शिफ्ट्स क्या हो रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, राइट? फिर जियो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, कल्चर एंड वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कौन से आर्टिकल किस लिए रेलिवेंट है। तो आप एक बार इसको डाउनलोड कीजिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि आप अपने नोट्स में इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जीएस पेपर थ्री में जो आपका एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी पार्ट है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का देख सकते हैं, वैल्यू चेन डेवलपमेंट में ऐड कर सकते हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में आप इनको ऐड कर सकते हैं, राइट? देन इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन में जैसे हमने देखा कि हाइड्रो पावर वर्सेस सस्टेनेबिलिटी में क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एथिक्स क्या है, राइट? So with this, let's end this lecture. And before ending this lecture, again, we have a good news. हमारा 25 जनवरी से YouTube पे फ्री फुल फाउंडेशन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं आर्टिमस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, और इट विल बी टेकन बाय आर प्रदीप अहलावत सर। उनको 14 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब को हमें सब्सक्राइब करें। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप प्रिंट कर सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं और आप रिवीजन भी कर सकते हैं, राइट? ये 5 पेजेस हैं, देखने में आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 to 3 पेजेस का ही मटेरियल है और आप बहुत आराम से ये एक्सप्लेन सीरीज यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक्सप्लेन सीरीज से देखा गया है कि मेंस में काफी हेल्प मिल सकती है आपको, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सप्लेन सीरीज होती है इसमें बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, राइट? और ये जो हमारे नोट्स हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में एज एडिटिव्स, राइट? सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। और प्लीज़ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।